अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप आते जा रहे हो चैट रूम में, वैसे वैसे अपना रोल नंबर और नेम, जो स्कूल का रोल नंबर है वो और नेम जो है वो लिख करके मैसेज कर लें, मैसेज कर दें उधर, ताकि आपकी हाजिरी हो जाए। बच्चों, जो आप लोगों में से आ गए हैं वो कोई क्वेश्चन पूछना है लास्ट में, जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था एंट्रोपी के हवाला से, उसमें कोई बात बच्चों आप लोगों ने पूछनी है तो पूछ लें। स्क्रीन आपके सामने मैंने शेयर कर दी है, नहीं तो हम जल्दी से शार्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब। 5-6 मिनट हमने वेट कर लिया पार्टिसिपेंट्स के आने में। तो शार्ट क्वेश्चंस हैं। शार्ट क्वेश्चंस में पहला शार्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है अक्सर, कि वाई एवरेज वेलोसिटी, वाई एवरेज वेलोसिटी of gas of molecules in a gas is zero, but average of the square of velocities is not zero। तो इसकी वजह है रैंडम मोशन। चूंकि हमने रैंडम मोशन में अस्यूम किया हुआ है, आपको याद होगा रैंडम मोशन की तफसील से आपको उस रैंडम मोशन के बारे में बात बताई थी कि देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन चूंकि हमने अस्यूम किया वो रैंडम है, तो जितने चांसेस एक डायरेक्शन में जाने के हैं, उतने ही चांसेस जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन में जाने के। तो इसलिए बच्चों ये याद रखना
कि जब हम वेलोसिटीज की बात करेंगे तो एक तरफ को जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है तो दूसरी तरफ जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी -v होगी। अब जब हम इस तरह से तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटी को ऐड करके उनका एवरेज लेने की कोशिश करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम स्क्वेयर्स ले लें वेलोसिटीज का तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और दोनों जब पॉजिटिव हो जाएंगी तो आप फिर सम जो है वो जीरो नहीं होगा। जब सम जीरो नहीं होगा तो फिर उसके नतीजे में जो वेलोसिटी है, एवरेज ऑफ वेलोसिटी या स्क्वेयर्स की, वो भी नॉन जीरो हो जाएगी। तो सिंपल बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है इसकी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, इसलिए इसको मेंशन भी कर लें अपने लिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेस? व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेस when it is driven through some distance? जब उसको थोड़ा डिस्टेंस के साथ चलाएं तो ये असल में क्या प्रोसेस होता है चलाने का, ये आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर इस तरह से रोड हो और ये व्हील है तो रोड और व्हील के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं। और हमें पता है कि यहाँ जहाँ जब भी दो चीजों के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर उन दोनों बॉडीज को मोशन दिया जाए तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उनके उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक वर्क करना पड़ता है। और हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की मौजूदगी में वर्क डन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होता है। तो जब भी फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होंगी तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि वो हीट एनर्जी क्या करेगी, इसके इनसाइड जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। और आपको याद होगा कि गैस का जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। और एक और बात भी हमने देखी थी, जो प्रेशर है इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हुआ क्या है कि रोड और टायर की दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए मोशन के दौरान जो गाड़ी ने वर्क किया है वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उस हीट की वजह से जो टायर के इनसाइड गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, और काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ड्यू टू friction, in order to overcome the friction between tire and road, work is done, and this work is converted into या is dissipated in the form of heat. And due to this heat energy the temperature of a gas increases. As a result the pressure of a gas increases when it is driven through some distance. आई होप कि समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो कोई पूछ लें फिर आप। ठीक है, ये दो शार्ट क्वेश्चन आमतौर पे पूछे नहीं जाते, लेकिन ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। और वेरी इजी सिस्टम आपको बारहा समझाया हुआ है कि जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है तो उसके तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू वही हो जाती है जिन वेरिएबल्स को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी के बारे में उसने क्वेश्चन किया है, और इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। तो जब वो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी वही हो जाएगी जो उसकी पहले थी। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये बात की है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो है इन तीनों प्रोसेसेस में। नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एम शार्ट क्वेश्चन है 5.15, इसको देखते हैं। 11.15, इन शार्ट क्वेश्चंस को, ये तीनों चारों बड़े इंपॉर्टेंट है।
मतलब आप यूं समझ लें कि 11.5 से लेकर के 11.10 तक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो अक्सर पेपर में आते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वाई। उसकी रीजन बयान करनी है। 12 हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने इस बात को समझना है। ये हमने एक गैस अस्यूम कर ली है इनसाइड अ सिलेंडर। ठीक है, जब आप कहते हैं कि आपने उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट करना है, तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये करते हैं, इस गैस के ऊपर ये जो पिस्टन लगाया हुआ है इसको मूवेबल रखते हैं। जब हम गैस को यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट प्रोवाइड करनी है, तो वो जो हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये हीट यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। जो ही इसका टेम्परेचर ये बढ़ाएगी, तो इस गैस का अभी जो इफेक्ट देखा था, इसका प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हमने पिस्टन को मूवेबल बनाया हुआ है, इसलिए कि अगर किसी वजह से गैस का प्रेशर बढ़े, तो पिस्टन अपवर्ड मूव करके गैस का वॉल्यूम बढ़ जाए, जिसकी वजह से प्रेशर दोबारा वही हो जाए जो पहले था। तो इसलिए गैस कांस्टेंट होगी। अच्छा बच्चों, मैं ये बात कर रहा था कि फिर ये जो हीट आपने प्रोवाइड की है, आपको पता है पिस्टन वैसे तो नहीं मूव कर सकता। पिस्टन को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो हीट एनर्जी है, अब वो दो काम करेगी। एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ते 1 केल्विन बढ़ जाए। और दूसरा जो हीट प्रोवाइड की है, वो क्या करेगी, वो इस पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए वर्क भी करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट प्रोवाइडेड है वो दो जगह पे यूज हो गई। नंबर वन, वो नंबर वन वो हुई है क्या करने के लिए, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। नंबर टू, वो जो टेम्परेचर सॉरी जो वर्क किया गैस ने, वो वर्क करने के लिए। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस गैस का हमें ज्यादा हीट चाहिए। क्योंकि एक हीट का पार्ट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाता है, और एक पार्ट जो है वो वर्क डन करने में यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स दूसरी सिचुएशन के ऊपर आ जाएं, जिस वक्त हम कहें कि हमने ये वाला जो पिस्टन है इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ठीक है ना, पिस्टन को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। जब आप पिस्टन को फिक्स कर देंगे, तो उसके नतीजे में जब हीट प्रोवाइड करेंगे, अगर मैं उसको क्यू वी कहूँ, तो फिर वो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। क्योंकि आप पिस्टन मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो वर्क डन है वो जीरो होने की वजह से सारी की सारी हीट इसमें कन्वर्ट होगी इंटरनल एनर्जी में। तो दोनों सूरतों में चूंकि 1 केल्विन टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है हमने, तो फिर सारी की सारी हीट जब यूटिलाइज हुई, तो फिर उसकी मकदार कम चाहिए हमें एज कंपेयर टू क्यूपी, क्योंकि उसमें कुछ वर्क डन में भी चले जाएगी। तो इस तरह ये तफसीलन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से ऐसा हुआ है। बाकी तो इसके सिंपल सेंटेंस है, जहां से मर्जी देखें आप। तो सिंपल सेंटेंस आपने लिखने हैं दो, कि एक में हीट एनर्जी जो है वो दो काम के लिए यूज होती है, वर्क डन करने के लिए और इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। और दूसरे पार्ट में सारी की सारी हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज यूज हो जाती है वर्क टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। बस ये दो सेंटेंस है इसकी रीजनिंग, लेकिन असल पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप के समझ आ गई हो। और हफ्सा, आप हमेशा लेट आती हो, क्या खैरियत है, क्या करती रहती हो पहले लेक्चर्स में? हफ्सा अब्दुल खालक, जी सर। बेटा अक्सर लेट आते हो लेक्चर में। सॉरी सर। नहीं वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि
वो फिर काम कैसे सुनोगे? चलो खैर, बाद में मैं लेक्चर आपको भेज देता हूँ, उसको आप सुन लीजिएगा। हाँ जी। Give an example of a process. अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, give an example of a process in which no heat is transferred to or from the system। और ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सिचुएशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है। उसकी एग्जांपल अगर आपने कोट करनी तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन, जो मर्जी आप कर लेंगे, दोनों का तस्करा कर दें। 11.7 है, is it possible to convert internal energy into mechanical work? Explain with an example। Yes, it is possible to convert internal energy into mechanical work, जिसमें आपको आपने जो एग्जांपल देनी है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आपको तफसील से समझाया हुआ है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान चूंकि हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करने देंगे, यानी यहाँ पे हीट वॉल्व्स से कोई इनसाइड नहीं जाएगी, तो इसलिए जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। और टेम्परेचर फॉल करना इस बात की इंडिकेशन है कि इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हुई है। तो पिस्टन को अपवर्ड मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम इंटरनल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकें, मैकेनिकल एनर्जी में। वर्क चूंकि मैकेनिकल एनर्जी है, इसलिए डायरेक्ट वर्क का तस्करा किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक नंबर पक्का करना है। अब ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है, लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी कि कोई प्रोसेस आप ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते, डिवाइस नहीं कर सकते कि जिसमें सारे की सारी किसी सिंगल सोर्स से या सिंगल सोर्स ऑफ हीट से या रेजरवायर से ली गई हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में, और कोई हीट भी सिंक को वो एक्सपेल ना करे। ये फिर अगर हम कहें कि ऐसा पॉसिबल है तो फिर वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, और लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट यही है असल में। तो इसलिए ये सिंपल सिचुएशन में ये बात लिख देनी है, एक नंबर पक्का करना है नो करके। A thermos flask containing milk as a system is shaken rapidly. Does the temperature of milk rise? Obviously, yes. वजह ये है राइज करने की टेम्परेचर कि आपको समझाया था, जब इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे तो उसमें दो मेथड आपको दो पॉइंट, एक पॉइंट के तौर पे दो मेथड आपको बताए थे कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप हीट प्रोवाइड कर दें जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और दूसरा जो है वो आप मैकेनिकल वर्क करें उस सिस्टम के ऊपर, जिसकी एग्जांपल हमने वहां पे रबिंग ऑफ द हैंड्स जो है वो प्रोवाइड की थी। तो बच्चों, इसलिए जब आप थर्मोस फ्लास्क को शेक कर रहे हैं रैपिडली, तो एक्चुअली आप उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, और वो एक्सटर्नल वर्क जो है वो टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से एक्सटर्नल वर्क इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर का मिल्क का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ अ रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इनसाइड द रूम? अब आप पहले तो सबसे अपने जहन में रखें कि एयर कंडीशनर का आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। एयर कंडीशनर जो है वो जो इनसाइड आपके कमरे के अंदर एक बक्सा सा लगा होता है, वो एयर कंडीशन नहीं है। एयर कंडीशनर असल है जो आपका बाहर यूनिट पड़ा हुआ होता है, दीवार के साथ या छत के ऊपर लगा हुआ होता है। असल एयर कंडीशनर वो है। वहां से ठंडी एयर को कमरे तक पहुंचाने के लिए स्प्लिट कर दिया गया है सिस्टम को, इसलिए इनको आप स्प्लिट एसी कहते हैं जो आपके घर में लगे हुए हैं। तो एयर कंडीशन से मतलब पूरा वो यूनिट है, ठीक है। तो सपोज करें वो पूरा यूनिट एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस कमरे के अंदर वो पूरे का पूरा यूनिट चल रहा है बच्चों। तो क्या करता है एसी, क्या करता है एसी का क्या काम है, एयर कंडीशनर का क्या काम है? एयर कंडीशन का ये काम है कि एयर में से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके एयर ठंडी को उस कमरे में पहुंचा दे।
गर्म एयर यहाँ से ले, उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दे, और फिर हीट को कमरे उस ठंडी एयर को कमरे में छोड़ दे। अब ये जो हीट बाहर निकाली है, अगर आपका यूनिट लगा हुआ है छत पर, तो ये एटमॉस्फेयर में निकाल देगा, आपके कमरे में निकालेगा। अब हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि वो सारा कुछ आपके कमरे के इनसाइड पड़ा हुआ है। अब फिर क्या होगा, जो हीट हॉट एयर से लेकर के एक्सट्रैक्ट करके कमरे में छोड़ी, वही ठंडी एयर भी उसी कमरे में, तो दोबारा से ये मिक्स करके तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो पहले है वही रहे। तो इसलिए हमारा आंसर होगा नो, टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज या चेंज। ठीक है। हनान सिकंदर, हनान सिकंदर अपना माइक ऑन करो जरा बच्चे। किधर है, मेरी आवाज नहीं सुन रही? अच्छा चलो, खैर। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 11.11। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। कैन द मैकेनिकल एनर्जी मीन वर्क, मैकेनिकल एनर्जी मीन वर्क, याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी मीन वर्क। कैन मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीटली हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम इसको कंप्लीटली स्लो कंप्रेशन के दौरान कर सकते हैं, कंप्लीटली एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन करनी है असल में आपने। एडियाबैटिक कंप्रेशन करने के लिए सिचुएशन अस्यूम करते हैं बच्चों। सिचुएशन क्या है कि इस तरह से एक सिलेंडर होगा, उसमें फर्ज किया गैस है यहाँ पर, और वो सिलेंडर की वाल को एडियाबैटिक बना दें आप, और यहाँ पे पिस्टन है, तो यहाँ पे वर्क करवाएं। वर्क जब करवाएंगे तो नेगेटिव वर्क होगा हमारी कन्वेंशन के मुताबिक, क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। और जो वर्क डन किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ठीक है ना। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो किस कैसे क्या कैसे चेंज होगी, उस वो चेंज होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बच्चों ये बात याद रखना कि एक्चुअली हुआ क्या है, वर्क डन जो है उससे किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है इसमें। तो इस तरह से हमें पता चला कि वर्क डन कम मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रिक्शन? बच्चों ये इंक्रीज ही करेगी। उसकी वजह ये है कि फ्रिक्शनल इफेक्ट में आपको बारहा समझाया कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होती है, और एनर्जी जब इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होती है बच्चों, तो हमेशा हीट एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की। और आपको डेफिनेशन कल समझाई थी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की बराबर होती है डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर के ऊपर वो हीट अब्जॉर्ब हुई है। तो जब भी फ्रिक्शन का प्रोसेस होगा तो हीट सिस्टम में अब्जॉर्ब होगी, चूंकि हीट प्रोड्यूस हो रही वहां पे, तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। तो इसलिए इंक्रीज करेगी हमेशा एंट्रोपी, ये इसका आंसर होगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। कहता है कि एक नेचुरल प्रोसेस की एग्जांपल आप कोट करें जिसमें एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती हो। तो ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आप बिल्कुल सिंपल आप कर लें। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, हीट आइस को मेल्ट करने के लिए, यानी सिस्टम में दाखिल होती है। तो उस ये होता है नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल है ये प्रोसेस। तो उस सूरत में फिर यहाँ पे चूंकि हीट दाखिल होती है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अच्छा बच्चों, अब मैं ना वाटर से आइस और आइस से वाटर बनने का एक प्रोसेस है वो आपको समझा दूं, वो कभी आपके काम आएगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है वो। आप जब कहते हैं ना कि आइस मेल्ट कर रही है, तो मेल्ट करने के बाद जो पानी बनता है वो एट 0 डिग्री सी होता है। आपका यूजुअल कॉन्सेप्ट ये है कि 0 डिग्री सी के ऊपर बर्फ होती है।
बर्फ 0 डिग्री C के ऊपर होती जरूर है, लेकिन बनती 0 डिग्री C पर पानी आने के बाद पहले वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आता है, वो फौरन नहीं जम जाता। पानी वाटर 0 डिग्री C के ऊपर ला करके आप उसको वाटर ही रख सकते हैं। आइस कब बनती है? असल में एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें फेज कन्वर्ट होता है। फेज कन्वर्ट होने के लिए हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है सिस्टम से, और फेज कन्वर्ट करने के लिए बसों का हीट देनी पड़ती है। जब आप वाटर एट 0 डिग्री C पर लाएंगे, लाने के बाद आप उस उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर इसका फेज चेंज होगा, ठीक है ना। वो हीट जो एक्सट्रैक्ट की है वो इसका टेम्परेचर कम करने में यूटिलाइज नहीं होगी। वो हीट वो है जो यहाँ पर उसको वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। और जब आइस मेल्ट करती है तब भी बच्चों ऐसे ही होता है। सबसे पहले आइस से वाटर बनता है एट 0 डिग्री C। कैसे? कि उससे जो इन्वायरमेंट है वहां से हीट कहाँ में आती है? सिस्टम में आती है, आइस में आती है। आइस हीट वो क्या करती है? सबसे पहले आइस वो हीट टेम्परेचर अपना बढ़ाने के लिए यूज नहीं करती, वो सबसे पहले मेल्ट होने के लिए, यानी फेज चेंज होने के लिए जो हीट दरकार है, चाहिए है वाटर, आइस से वाटर बनने के लिए, जो हीट पहले इसने ली थी या दी, इससे निकाली गई थी, अब इसको वापस चाहिए वाटर बनने के लिए, तो वो इन्वायरमेंट से लेगा और उससे हीट दाखिल होगी और वाटर एट 0 डिग्री C ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आ, उसमें आइस पानी में कन्वर्ट होगा, और पानी में ज़ाहिर है हीट दाखिल हुई है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस। खैर आपने लिखना वो सिंपल ही बात है, उसमें इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी थी। बच्चों अभी कुछ टाइम है आपके पास आपके लेक्चर का, तो आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। लास्टली एंट्रोपी पढ़ी थी आपने, उसमें पूछ सकते हैं। ये तीनों आपने खुद डिसाइड करने हैं, ये सिंपल है, आपको खुद डिसाइड करने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर मैंने तफसील से आपको पढ़ाया हुआ है। तो कल हम एक्चुअली करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आज इसी जगह पे मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, अगर नहीं पूछना तो हम वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। बच्चे करें बात। हफ्सा बेटा सारी बात समझ आ गई? हिनान बोली नहीं है? सर आ गई है। अच्छा, और हनान बोलती नहीं है? हम्म, या है नहीं? समझ नहीं आ रही। हाँ, मुझे इसलिए आपकी आवाज ही नहीं आई थी, क्या मुझे बुला? अच्छा। अच्छा तो तू लेट क्यों आई है, मैंने ये पूछना था आपसे। सर मैं सो गई सोई थी। सोई रह गई थी? हाँ, नहीं, मैं सर दाइसिम के लेक्चर के लिंक का इंतजार करी थी, फिर मैं सो गई। तो तेरी खैर हो जाएगी। अच्छा चलो बच्चों, ठीक है, वो लेक्चर अब सुन लेना है याद से, जो बच्चे नहीं भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये फिर इससे आप ना नाजायज फायदा उठाते हो, फिर आप कहते हो कि लेक्चर तुमके रिकॉर्डेड मिल जाना है। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, फिर भी आप बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। आप वो लेक्चर सुन लेना जो बाकी रह गया, ठीक है। ओके सर।